हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में और फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई लोड का कंसेप्ट क्या है। बॉडी के बारे में डिस्कस किया था कि भाई कोई बॉडी प्लास्टिक हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है या रिजिड बॉडी हो सकती है। वो सारी चीजें देखी थी हमने। देखा था डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है। डेड लोड हमने बात किया था कि भाई डेड लोड एक ऐसा लोड होता है जिस लोड को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जा सके, जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स्ड हो, वर्किंग पोजीशन फिक्स्ड हो, एक पॉइंट पे एक फिक्स्ड लाइन ऑफ एक्शन पे वो वर्क करे। जबकि लाइव लोड आपके डिफरेंट हो सकते थे, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर लेंथ पे हो सकता था, है ना। जैसे यूडीएल होता है आपका, यूवीएल होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग पॉइंट्स पे वर्क करता है। इस तरह से आपने देखा था। तो दोस्तों, सेशन का सेकेंड लेक्चर है आज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं माय डियर। और मेरी तरफ से आप सभी को वंस अगेन गुड मॉर्निंग सभी इंजीनियर्स को। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चलिए अगला कदम हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, लोड का कंसेप्ट आपने समझ लिया। आपने ये भी जान लिया कि बगैर लोड के कंसेप्ट को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते, स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, या एमओएस भी जिसे कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी आप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। बॉडी भी आपने पढ़ा कि भाई कोई बॉडी रिजिड होती है, प्लास्टिक होती है, इलास्टिक होती है। बट अगर हम आइडियली बात करें तो कोई भी बॉडी आइडियली रिजिड नहीं होती। हर एक बॉडी में फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन उसके, चाहे वो लीनियर हो या फिर उसमें शेयर टाइप का हो या फिर उसमें वॉल्यूमेट्रिक हो, एक्सेट्रा, उसकी एक ना एक डायमेंशन में, चाहे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, या लेंथ ब्रेड्थ हो या वॉल्यूम हो, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट उनके मॉलिक्यूल्स में होता है। भले ही वो नाम मात्र का हो, बहुत फाइन हो, ठीक है, लेकिन होता जरूर। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आइडियल एक आइडियल कंसेप्ट है। नथिंग इज आइडियल ऑन दिस अर्थ। ओके, तो कोई भी चीज आइडियल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसमें जरूर होता है, बट एक आइडियल नाम रखा जाता है कंसेप्ट का, जो कि सारे बायलॉज को फॉलो करता है। अब आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्ट्रेस के बारे में। जिस तरह से आपने देखा डिफरेंट टाइप के लोड्स होते थे, उसी बिहार पे स्ट्रेसेस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बट उसके पहले मेरे को ये डिस्कस करना है आपसे कि भाई स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंजीनियर्स। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे सभी को ये अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस के बारे में, है ना। स्ट्रेस क्या है आपके ओपिनियन में? स्ट्रेस क्या हो सकता है माय डियर? हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबल, यानी बल के प्रति, ठीक है। तो स्ट्रेस होता क्या है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को डिस्प्ले, उसकी पोजीशन को चेंज करने का काम करता है। अगर स्टेशनरी है तो वो उसको मोशन देता है, या मोशन है तो स्टेशनरी में कन्वर्ट कर सकता है, या किसी भी अनदर फॉर्म में, या उसकी पोजीशन को चेंज करने का काम। बल क्या करता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का कार्य करता है। आप सभी जब पढ़ रखे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए ये मैं कोई बार ले रहा हूं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये देखिए मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं F मान का एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। जब आपको कोई धक्का देता है तो आप क्या करते हो, रुकने का काम करते हो, उस धक्के को, उस फोर्स का अपोज करते हो, है ना। एक्शन का रिएक्शन आप सभी ने पढ़ रखा है। तो किसी बॉडी में, जब किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स अप्लाई किया था तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप, है ना, उसके रिएक्शन, कॉजिंग रिएक्शन या रिजल्टिंग रिएक्शन, एक बॉडी भी क्या करती है कि उसके बराबर इक्विवेलेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन वो फोर्स लगाती है, उस फोर्स को न्यूट्रल करने के लिए,
ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में, साम्यावस्था की कंडीशन में सभी फोर्सेस जो लगते हैं किसी बॉडी पे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये हमारे द्वारा लगाया गया जो प्रतिक्रिया फोर्स या बॉडी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया इंटरनल रेजिस्टेंस, एक तरह से ये आंतरिक प्रतिरोध होता है माय डियर, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रतिक्रिया स्वरूप बराबर परिमाण में, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए फोर्स का डायरेक्शन मैं इधर दिखा रहा हूं, इधर दिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन बॉडी क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ, मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैं एफ मान का कर रहा हूं तो एफ इधर भी लगेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इस चीज को हम, तो एक तरह से स्ट्रेस क्या है कि तब इस कंडीशन में कहा जाता है कि भाई बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, ऑब्जेक्ट इज अंडर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस है उसमें बॉडी में, ठीक है। अब दूसरी चीज है, अच्छा इसका एक एग्जांपल और भी आप देख सकते हैं, जैसे रबड़ ले लीजिए, रबड़ को आप देखिए खींचिए, लेकिन जब वो जैसे ही वो लेकिन उसकी टेंडेंसी रबड़ की क्या होती है, उसका अपोजिट, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज करने की, वो तुरंत अपने अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता है। एक आपको एग्जांपल, ठीक है। तो अब इस चूंकि ये रॉड या ये जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हम ले रहे हैं, बैलेंस्ड कंडीशन, किसमें, इन बैलेंस्ड कंडीशन में माय डियर, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए मैं इसका दो सेक्शन कर लेता हूं, इसका मैं सेक्शन मान लीजिए वाई वाई कर लेता हूं, या मैं वाई वाई ले लेता हूं यहां पर माय डियर। वाई वाई सेक्शन मैंने करके इस बॉडी, इसको दो पार्ट में कर दिया, एक ए पार्ट में और दूसरा बी पार्ट में। अब इन दोनों पार्ट पे आप जरा ध्यान से विचार कीजिए। हम एक चीज आपको मैं पहले क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की अवस्था। अब संतुलन की अवस्था क्या कहती है कि भाई इस पर जितने भी फोर्स लगाए जाएंगे बट इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये अपने एज इट इज पोजीशन में, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, जैसे भी है वो एज इट इज बना रहेगा। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कैसे, इस सेक्शन के ए पार्ट में जरा विचार कीजिए आप लोग, मैं इस सेक्शन के ए पार्ट में विचार कर रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स एफ लगा रहा हूं। अब ये ए पार्ट है, अब मेरे को क्या करना है कि इस चीज को बैलेंस करना है, क्योंकि ये पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट बैलेंस सेक्शन में। तो अब यहां पे अगर इसको मेरे को बैलेंस रखना है तो इसके ही बराबर, इस फोर्स के ही बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, डायरेक्शन में बराबर फोर्स इसी के बराबर एफ मान का अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे लगना चाहिए माय डियर, तभी ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है। अब दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा पार्ट बी ले लीजिए माय डियर। बी पार्ट में देखिए क्या है कि अगर इस पर भी देखिए एफ फोर्स लगा है, तो अगर इसको भी मेरे को बैलेंस में रखना है तो इस पर भी इसी के मैग्नीट्यूड एफ के बराबर फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन लगना चाहिए। तो इससे होगा क्या माय डियर, इससे क्या होता है, अब इसी तरह से अगर हम इसके डिफरेंट हर एक सेक्शन ले लें, क्योंकि सेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस रॉड में, तो इस तरह से हर एक सेक्शन, चूंकि बैलेंस है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हर एक सेक्शन इस तरह से बैलेंस कंडीशन में होगा। और उस बैलेंस कंडीशन के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए कि भाई इतने ही फोर्स के बराबर बट मैग्नीट्यूड इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो फोर्स लग के तब इसको ना बैलेंस करेगा। तो इस तरह से ये, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो एफ आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है माय डियर, आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसी आंतरिक प्रतिरोध को स्ट्रेस कहते हैं माय डियर, प्रतिबल कहते हैं। और चूंकि यूनिट, अब अच्छा एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये जो बल फोर्स है इस किसके द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है, इस पूरे सेक्शन के द्वारा। अब इस पूरे सेक्शन का जितना एरिया होगा उसके द्वारा प्रतिरोधित किया जाएगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, यूनिट की मैं बात करूं, तो यूनिट इसकी क्या होती है कि इसके द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर, अब ध्यान दीजिएगा, एकांक क्षेत्रफल द्वारा बियर किए गए फोर्स को
स्ट्रेस कहते हैं। किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए बाह्य बलों के बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर, लेकिन एकांक क्षेत्रफल द्वारा, है ना, एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रतिरोधित बलों को प्रतिबल कहते हैं। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए इस पर F फोर्स लग रहा है और इसका एरिया क्या है, ए अगर मैं मान ले रहा हूं, इसका एरिया, ए फॉर एरिया, मैं ए फॉर एरिया ले रहा हूं, ठीक है, और F फॉर फोर्स ले रहा हूं, ठीक। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसको प्रतिरोध इस क्षेत्रफल द्वारा किया जाएगा यहां पे, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स न्यूटन में, अब फोर्स की यूनिट आप जानते हो, न्यूटन में होगा, केजी में होगा, किलोग्राम में होगा, या किलो न्यूटन में हो सकता है, और इसका एकांक क्षेत्रफल mm²। तो इसकी जो यूनिट होती है वो mm² या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या किलो न्यूटन पर mm², किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से आप डिफरेंट जो इस, अच्छा ये क्या बता रहा है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, ये तो इंटरनल स्ट्रेस हुआ, ये इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बता रहा है, जो न्यूटन पर एम स्क्वायर है प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा जो बल प्रतिरोधित किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस इंटेंसिटी, दैट इज स्ट्रेस इंटेंसिटी, इस प्रतिबल की तीव्रता को डिफाइन करता है। इसको मैं जनरली आई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, जनरली मैं इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं माय डियर। तो यहां पे आप समझ सकते हैं इस स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या होगी कि एकांक क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमें इसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी। देखिए स्ट्रेस अलग चीज है और स्ट्रेस इंटेंसिटी अलग चीज है। स्ट्रेस क्या बताता है कि भाई आंतरिक प्रतिरोध बल जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस के बराबर बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इंटेंसिटी अगर मेरे को निकालना है तो स्ट्रेस इंटेंसिटी, बेसिकली स्ट्रेस इंटेंसिटी ली जाती है, तो वो आपका न्यूटन पर एम स्क्वायर उसका यूनिट हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस एट द रेट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इन स्ट्रेस इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस इंटेंसिटी का ही काम है, ठीक है। तो अब स्ट्रेस पर मैं थोड़ा सा कुछ लाइनें लिख देता हूं यहां पर, एक्चुअली स्ट्रेस पे मैं कुछ लाइनें यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। व्हेन एन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन एन एक्सटर्नल लोड या फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट पे माय डियर, देन बॉडी ऑफर्स, बॉडी क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस in opposite direction, in equal magnitude in equal magnitude and in opposite direction, and in opposite direction, in opposite direction my dear, ठीक है, to neutralize the force, to neutralize the forces, ठीक है, the intensity of stress, then in such condition the body is called, in such condition body is called under stress, body is called under stress। इस कंडीशन में होता क्या माय डियर कि कहा जाता है कि बॉडी भाई अंडर स्ट्रेस है, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस may be defined as
define as the force bears per unit area, the amount of force, the amount of force, the amount of force beared by body या object at the rate per unit, at the rate per unit area, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज को डिफाइन करता है? दैट हाउ मच स्ट्रेस, हाउ मच फोर्स कैन बियर बाय द बॉडी, हाउ मच, कितना अधिक फोर्स वो बॉडी बियर कर सकती है, और इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रेस। अगर देखिए वो बॉडी फोर्स उतना बियर नहीं कर पाती है, मान लीजिए कि किसी की कैपेसिटी, जैसे आपकी कैपेसिटी है भाई 30 किलो वजन अपने सिर पे रखने की, उससे अगर जरा सा भी 1 ग्राम भी ज्यादा रखा तो आपका क्या गला टेढ़ा हो गया, या नहीं उठा पाओगे, या आपने उठा के पटक दिया, या भाई मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। तो वो 30 किलो न्यूटन क्या है, आपकी कैपेसिटी है। तो बेसिकली स्ट्रेस डिफाइन द कैपेसिटी of a body to bear the force, to bear the how much amount of force can bear by the body. And stress intensity may also be defined as the amount of force beared by body object at the rate per unit area. Why? Which is, that's why unit, that's why unit of stress intensity, unit of stress इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर मैं आई से यहां पे भी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या आप लिख सकते हो भाई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी वही होती है जो प्रेशर की होती है, ठीक है, किलो न्यूटन, या आप इसको लिख सकते हो भाई केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रेस क्या डिफाइन करता है, अब आप स्ट्रेस को समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अच्छा, अगर भाई वो बॉडी उतना बियर नहीं कर पाती तो फाइनली क्या होगा, वो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेस नहीं झेल पाएगी उतना, अगर उतना एक्सटर्नल फोर्सेस बियर नहीं कर पाएगी तो फाइनली क्या होगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, और या वो डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, या वो डिस्प्लेस हो जाएगा, या उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा माय डियर, ठीक है। तो स्ट्रेस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर है माय डियर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने ये फोर्स लगाए थे, एक फोर्स इधर को लगाया था, एक फोर्स इधर। अब इसको इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर से दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसका उल्टा ले लीजिए आप बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो क्या होगा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, दबाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बॉडी क्या करेगी, इस कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगी। तो ये टेंसाइल टाइप का हो गया, ये कंप्रेसिव टाइप का हो गया, शेयर टाइप का भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अभी सारी चीजों पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए माय डियर, इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं, इसके साथ साथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई जैसे इसके साथ साथ एक चीज और अब मेरे को आपसे डिस्कस करना। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई रॉड मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैं कोई ये रॉड ले लेता हूं, ठीक है। ये कोई रॉड है जिसका डायामीटर में ले लेता हूं भाई साहब 10 सेंटीमीटर, ठीक, डायामीटर में लेता हूं 10 सेंटीमीटर, और इस पर जो मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूं, इस पे अगर मैं 20 न्यूटन का अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बार क्या करेगी, ये रॉड, ये बार क्या करेगी, ये बार जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो स्ट्रेस इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं तो स्ट्रेस इंटेंसिटी मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगी माय डियर, स्ट्रेस इंटेंसिटी आई मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर लगाया गया फोर्स 20 इसमें न्यूटन में, और इसका एरिया में निकाल लेता हूं। तो एरिया भाई साहब इसका क्या हो जाएगा आपका π/4, सर्कुलर बार है, d स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर होता तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाता।
तो ये π/4 और d मेरा सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको, चूंकि मेरे को mm में चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 100 mm। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया π/4 और ये आपका, ठीक, ओके, 4, 25 चौके 100, ठीक, 2500 हो गया। तो 2500 पाई, 2500 पाई हो जाएगा माय डियर। तो 250, 2500 पाई किसमें, ये mm स्क्वायर में। ठीक, अब देखिए कुछ वैल्यू आ रही होगी इसकी, जो भी वैल्यू आए इसकी, इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर हो जाएगा माय डियर। तो इस तरह से था स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट माय डियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे बिना स्ट्रेस, बिना लोड, इन सारी चीजों को क्लियर किए हुए, डिस्कस के साथ क्लियर किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस तो आपने ये जान लिया। अब स्ट्रेस के टाइप्स क्या हो सकते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, देयर मे बी various types of stress that can exist, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया। अब देखिए इसमें पहला हो सकता है आपका, जिसे डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं, ये टेंसाइल हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है भाई साहब। ये सब एक तरह से डायरेक्ट स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई, सॉरी, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इसको मैं खींचता हूं, ठीक है। इस पे कोई लोड W लगा के इसको हम, ये क्या कर रहा है, इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें ये किस टाइप का हो जाएगा भाई साहब, ये टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा। ये किस टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा, टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूं और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे उल्टा फोर्स लगा के, ठीक, तो ये कंप्रेशन टाइप का हो जाएगा, ये टेंसाइल टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा माय डियर, ठीक है। और स्ट्रेस को हम कैसे मेजर करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर। तो एज ए जैसे प्रेशर इंटेंसिटी की यूनिट होती है उसी तरह से होती है, ठीक। अब आ जाइए, हम और ले सकते हैं, शियर स्ट्रेस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शियर स्ट्रेस ले सकते हैं। शियर स्ट्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर, शियर स्ट्रेस के बारे में जानना। बेसिकली ये क्या है शियर स्ट्रेस? देखिए शियर स्ट्रेस को मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, कि जैसे मैंने क्या किया, दो प्लेट्स ले लिया, ये देखिए दो प्लेट्स ले लिया और मैंने इनके बीच में रिवेट लगा दिया, ठीक है। मैंने इनके बीच में रिवेट लगा दिया, ये मैंने इनके बीच में माय डियर रिवेट लगा दिया। अब हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है। जब हमने कोई फोर्स लगाया इस पे, मान लीजिए इस तरह से हमने, मान लीजिए T1 का ही फोर्स लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा, एक तल दूसरे तल के ऊपर सरकने की कोशिश करेंगे। यही फोर्स जब हमने इस तरह से लगाया, हम चाहे तो इस पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस तरह से। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये किसको, ये रेक्टेंगुलर बार हो गई, इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स W लगाया, तो और इसके जो तल हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये A पार्ट में और ये B पार्ट में, ठीक है, ये y एक्सिस पे हो गया, ठीक है, A और ये A डैश। तो अब एक तल, इसके जो फोर्स लगा, तो एक, अब इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या करेगा, एक तल क्या करेगा, एक तल की टेंशन होगी ऊपर जाने की, एक तल क्या करेगा, इसको नीचे लगाया। तो इस सेक्शन पे अगर हम बात करें, तो यहां से दो सेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है, एक तल दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है, स्लिप टेंडेंसी रख रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे शियर स्ट्रेस माय डियर, जब फोर्स लगा तो एक तल दूसरे को काटने को, तो कटने के बाद कुछ ऐसी पोजीशन आपको मिल जाएगी माय डियर, है ना।
कटने के बाद आपको कुछ ऐसी पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे ये प्लेट हो गई आपकी, ठीक। अब ये हमारा इधर चला आया और ये हमारा कट गया, देखिए न्यू पोजीशन मिल गई, कट गया, इस प्लेन्स कट गया, जब हमने फोर्स लगाया ये रिबिट कट गया और प्लेट सरक के उधर कुछ ऐसी पोजीशन आपको मिली, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है और उस ऑब्जेक्ट के सेक्शन, तल, प्लेन्स एक दूसरे पर स्लिप करने को होते हैं, सरकने को होते हैं माय डियर, तो वहां पे अब उस फोर्स को रेजिस्ट कौन करता है माय डियर? उस फोर्स को रेजिस्ट करता है ये तल, ये प्लेन्स, जिस प्लेन्स पे ये स्लिप कर रहे हैं, वो प्लेन्स आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, सरकने से रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पे पहली बात शियर मैंने आपको बताया था, शियर क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया था तो वो फोर्स जब उस ऑब्जेक्ट के प्लेन्स को एक दूसरे पर काटने की चेष्टा करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं, प्लेन्स एक दूसरे को कट करने का प्रयास करते हैं। इसी को आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे आप भिंडी काटिए, चक्कू से आप सब्जी काटिए, भिंडी काटिए, कुछ भी काटिए, देखिए एक तल दूसरे के ऊपर सरकने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे है ये शियर स्ट्रेस माय डियर, कि ये प्लेन सरकने लगते हैं और इस फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। अब इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए माय डियर, जो प्लेन्स इसके एवज में, इसके अप्लाई में, रिजल्ट में क्या करते हैं, इन फोर्स को रोकने के लिए जो इंटरनल फोर्सेस लगाते हैं, दैट आर कॉल्ड शियर स्ट्रेस। जो शियर फोर्स को प्रिवेंट करने का फोर्स जो काम करता है, इसके रोकने के लिए जो स्ट्रेस लगता है, दैट आर शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब इस शियर स्ट्रेस को हम, अब इस चीज को मैं एक और एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर सकता हूं। फिलहाल इतना मोर देन सफिशिएंट हो गया, यूनिट वही रहेगी। शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो शियर स्ट्रेस जनरली इसको Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वही अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स T, अगर मैं इसका एरिया A ले लूं तो क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। ये फोर्स है और ये क्या है माय डियर, एरिया। तो यूनिट वही रहती है माय डियर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड, जो भी है वही सब यूनिट ले ली जाती है, ठीक है। बट इसमें प्लेन्स रेजिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे समझ सकते हैं कि भाई शियर स्ट्रेस भी कोई चीज होती है। अब आता है बेंडिंग स्ट्रेस माय डियर, बेंडिंग स्ट्रेस भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा, शियर के अलावा टॉर्जनल स्ट्रेस हो सकते हैं, जब किसी चीज को, जैसे कपड़ा आप धो लीजिए, कछाड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, ऐंठते हैं, तो वो उसको टॉर्जन होता है वहां पे। उसी तरह से वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं, दैट आर टॉर्जनल स्ट्रेस हो जाता है। शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। शियर स्ट्रेस में ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, में ऑल्सो called as tangential stress, ठीक है, ओके, मैं ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब यहां पे इस चीज को हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जो अभी हमने नेक्स्ट डिस्कस किया आपसे, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग माय डियर डिस्कस करते हैं व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, क्या है ना, बेंडिंग स्ट्रेस। नाम से आपको पता चल रहा होगा, बेंडिंग, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई ट्रांसवर्स लोड लगाया जाए, मान लीजिए मैं कोई बीम ले लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं कोई यहां पे बीम ले लेता हूं, ठीक है, और इस बीम पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया W, ठीक है। अब इसका बेंडिंग होना शुरू हुआ, ठीक है, ये बेंडिंग हो गया। इस पर लोड कैसा लगा, ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड लगा आपका, ठीक, W, और इसमें बेंडिंग होना शुरू हो गया। अब इस दौरान इस पे ये भी हो सकता है भाई टेंसाइल टाइप के स्ट्रेस लग रहा हो, शियर स्ट्रेस लग रहा हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा हो, टॉर्सनल स्ट्रेस लग रहा हो, या किसी अदर टाइप के स्ट्रेस लग रहा हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर, ओवरऑल इसकी हो रही है बेंडिंग ना। तो बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस लगते हैं, है ना, बेंडिंग के अगेंस्ट
जो इसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं दैट आर बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, वो कैसे स्ट्रेस हो जाते हैं माय डियर, बेंडिंग स्ट्रेस कंसीडर कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल कंप्रेसिव हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया आपका। इसके अलावा और भी जितने स्ट्रेस हो सकते हैं वो सारे के सारे यूनिट वही रहेगी, सबका यूनिट वही न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हो गए माय डियर स्ट्रेस के बारे में, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रेन के बारे में। जी हाँ, स्ट्रेन के बारे में आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट स्ट्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रेन, स्ट्रेन को वैसे जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को आप जनरली स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा से इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, आपने पढ़ा लोड का कंसेप्ट, लोड क्या होता है, फिर आपने बॉडीज के बारे में पढ़ा कि भाई इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, प्लास्टिक क्या होती है, रिजिड क्या होती है। फिर आपने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में, वो भी आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज, हिंदी में इसको विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। माय डियर, होता क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्ट इसलिए है कि मैकेनिक्स में तो आपने मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस को पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं कि भाई अगर हमारे ऑब्जेक्ट पे, हमारे स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है तो क्या हमारा स्ट्रक्चर उस लोड को बियर कर पाएगा, तो क्या हमारे ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ पर्याप्त है, सामर्थ्य उसकी जितनी हम अपेक्षा, जितनी रिक्वायर्ड हमें आवश्यकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ उतनी है। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल माय डियर पढ़ा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो सके कि भाई हमारा जो मीनिंग है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुल हो, वो सॉल्व हो, यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो। तो स्ट्रेन के बारे में क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ऑफर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि वो जो है डिफॉर्मेशन उसमें शुरू हो जाता है। अब ये डिफॉर्मेशन उसकी किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, चाहे वो उसकी लेंथ के में हो, चाहे वो उसकी विड्थ में हो, या एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, या इसके वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। भाई उस वो डिफॉर्मेशन उसकी एक डायमेंशन में, दो डायमेंशन में, या हो सकता है तीनों डायमेंशन में, थ्री डायमेंशनल, तीनों डायमेंशनल में पॉसिबल है। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे चलिए पहले स्ट्रेन के बारे में लिख देता हूं मैं कुछ लाइनें आपके लिए कि व्हाट अबाउट स्ट्रेन, व्हाट अबाउट स्ट्रेन व्हेन an external force applied on a body, the body gets deformed. अच्छा, ये डिफॉर्मेशन होता भी कैसे है, बिना उसके फ्रैक्चर के। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कांच ले लिया आपने, अब आपने कांच पे ईंटा मारा या उस पे हथौड़े से वार किया, तो वो कांच तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया ना, पूरा ब्रिटल हो गया, पूरा टूट के बिखर गया। तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है। वो भाई रबड़ है, आप उसको खींचेंगे तो वो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को छोड़ेंगे वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन रीगेन कर लेगा। तो वो अलग चीज है, वो इलास्टिक चीज को बताता है। जबकि स्ट्रेन के बारे में अगर मैं आपसे डिफॉर्म करूं तो इसमें डिफॉर्मेशन होता है लेकिन वो परमानेंटली हो जाता है, लेकिन हाँ वो पूरी तरह से फ्रैक्चर नहीं होता, ऑब्जेक्ट कोलैप्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, अब एल्यूमिनियम का तार ले लिया आपने, उसको फोर्स लगा के मोड़ दिया, अब मोड़ने के बाद आप उसको छोड़ भी दीजिए, तो क्या वापस से एल्यूमिनियम अपनी प्राइमरी पोजीशन ले लेगा? नेवर पॉसिबल, नहीं। जब तक आप उसको फोर्स लगा के फिर से सीधा नहीं करेंगे तब तक वो टेढ़ा का टेढ़ा बना रहेगा। तो इसलिए माय डियर ये डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं कांच की बात करूं तो कांच में जब मैंने फोर्स लगाया तो वो क्या टूट के बिखर गया। अब मैं उसको जोड़ूं भी ना तब भी वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अब उसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुका है। तो when an external force applied on a body, the body gets deformed.
gets deformed without fracture, my dear, without fracture, without fracture, and this deformation without fracture and this, और ये डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो सकता है, ठीक है, डिफॉर्म परमानेंटली, यहां पे आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, परमानेंटली, ठीक है, एंड विदाउट फ्रैक्चर एंड force applied on a body gets deformed without fracture, and this deformation may, and this deformation, and this deformation may in one directional, one directional, two directional, टू डायरेक्शनल, अब ये वन डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, वन डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है ना माय डियर, लंबाई में जिसे आप कह सकते हो, टू डायमेंशन में, दोनों डायमेंशन में, लंबाई चौड़ाई दोनों में, लेंथ एंड विड्थ में, ठीक। और फिलहाल लेंथ एंड विड्थ बेसिकली प्लेन्स बियर करते हैं तो वापस शेयर में आ जाता है, और टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरे को स्ट्रेन को मेजर करना है, स्ट्रेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो स्ट्रेन को मेरे को मेजर करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बार लिया, अब इस पे मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए टी वैल्यू का फोर्स लगाया, तो अब इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। मान लीजिए इसकी पहली लंबाई, देखिए अगर कोई बार है, कोई छड़ है, तो उसमें उसकी लंबाई का महत्व होगा, अगर कोई प्लेन है तो उसमें इसके लंबाई चौड़ाई दोनों का महत्व होगा, अगर कोई क्यूब है तो उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों का महत्व होगा। तो अब बेसिकली लंबाई का महत्व, अब मान लीजिए इस पे जो फोर्स लगाया तो अब ये इसकी लंबाई में ये इतना वो हो गया, अब इसकी लंबाई हो गई माय डियर एल, मैं इसकी लंबाई L1 ले लेता हूं, अब नई लंबाई इसकी मेरे को मिल गई L2, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, इलोंगेशन हो गया, यहां पे इलोंगेशन हो रहा है ना। अब मान लेते हैं ये इलोंगेशन हुआ माय डियर डेल एल, डेल एल वृद्धि हुई जो कि L2 माइनस L1 को शो कर रहा है, ठीक है, ये इलोंगेशन हुई, और प्राइमरी लंबाई इसकी क्या थी, L1 थी। तो अब स्ट्रेन को E से प्रेजेंट करते तो स्ट्रेन मेरे को यहां से मिलेगा क्या, स्ट्रेन मेरे को यहां से मिलेगा E बराबर चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, जी हाँ माय डियर, चेंज इन, अब ये डायमेंशन सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, डज नॉट मैटर, वो डिफरेंट हो सकता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द इनिशियल डायमेंशन, प्रारंभिक विमा, इनिशियल डायमेंशन, डेल एल अपॉन प्रारंभिक L1 थी यहां पे माय डियर, ठीक है। यूनिटलेस एंड यूनिटलेस है ये, इसका शुद्ध अनुपात होने के कारण यूनिटलेस ड्यू टू प्योर रेशियो, ड्यू टू रीजन ऑफ प्योर रेशियो, ड्यू टू रीजन ऑफ प्योर रेशियो। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको मैं बता दूं, ये जो लाइन मैंने लिखी आपके लिए यहां पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेन क्या होता है माय डियर, यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, ठीक है। तो ये यूनिटलेस होता है माय डियर, स्ट्रेन आपका क्या होता है, यूनिटलेस, शुद्ध अनुपात होने के कारण, क्योंकि ये भी डायमेंशन है, यहां पे भी डायमेंशन, यहां का भी डायमेंशन का यूनिट होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन में माय डियर कोई यूनिट नहीं होती है, क्लियर ना, ओके। तो ये चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी माय डियर स्ट्रेन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन,
ठीक है, स्ट्रेन को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने आपको। पहला तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है माय डियर, ठीक है। फर्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नल स्ट्रेन, ठीक, इसको जनरली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका वही है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो ऐसे किसी चीज की लंबाई में परिवर्तन और इनिशियल लंबाई, यूनिट है नहीं इसमें, ठीक। तो ये इस चीज को जब आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे देखिए बार बनाया था, यहाँ पे एक रॉड बनाई थी, इसमें देखिए मैंने इलोंगेशन दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा टाइप्स ऑफ, दूसरा आपका shear strain क्या होता है माय डियर, सेकंड इज shear strain, shear strain। अब shear strain को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको ES से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, है ना, थोड़ा अलग अलग रहेगा सिंबल्स तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि आपके लिए मैं एक क्यूब लेने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं इसके लिए क्यूब लेने की कोशिश करता हूं, यहां पे आप देखिए, सॉरी, ये देखिए मैंने एक क्यूब आपके लिए यहां लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब एक ये अब मैंने यहाँ पे कोई क्यूब आपके लिए लिया है जिसकी सभी डायरेक्शन में लंबाई क्या है, L है माय डियर, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि क्यूब का मतलब तीनों डायमेंशन बराबर होती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इसका मैं कोई एक बेस ले लेता हूं, ABEH, ठीक, ABEH कोई मैंने एक बॉटम प्लेन ये ले लिया इसका, जिस पर ये दृढ़ता से क्या है माय डियर, जुड़ा हुआ है, इस पर ये दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इस पर फोर्स जब लगा रहा हूं, मैंने इस पर कोई टी फोर्स लगाया या टेंसाइल फोर्स लगाया, तो अब इसमें चेंज हो गया माय डियर। क्या चेंज हो गया, देखिए ये जो पॉइंट हमारा था ए बी, ये सी था और ये डी था, ठीक है। तो अब ये हमारा सी हमारा डिस्प्लेस होके सी डैश पे आ गया, ये इस तरह से, और ये डी हमारा डिस्प्लेस होके नई जगह पे डी डैश पे आ गया, इस तरह से ये डी डैश पे आ गया, सी हमारा डी सी डैश पे आ गया, डी हमारा और डी डैश, ये मैं चलो इसको मैं फाई मान लेता हूँ, जितने एंगल पे जा रहा है मैं इसको फाई मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब जरा इन ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, सी ए सी डैश और डी बी डी डैश, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए सी डैश एंड ट्रायंगल डी बी, सॉरी डी बी डी डैश, होता क्या है कि चूंकि फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी स्मॉल, तो मैं tan फाई को फाई के बराबर मान लेता हूं, ठीक है, tan फाई को फाई के बराबर यहां पे मान लेता हूं। अब यहां पर ES बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, आपको बता दे कि अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, अच्छा जो shear स्ट्रेन है, shear स्ट्रेन ये ES जो होगा, ये इसकी डायमेंशन में क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है। यहां से ये जो चेंज हो जाएगा माय डियर, आपको बता दे, ये tan फाई बराबर फाई, ये shear स्ट्रेन के बराबर होगा, जिसका वैल्यू आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे जिसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या, CC डैश लंब बटे आधार, CC डैश अपॉन AC, और ये बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, DD डैश अपॉन DD डैश अपॉन BD, DD डैश अपॉन BD। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज स्ट्रेन, ठीक है।
तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पर, ये शेयर स्ट्रेन एक्चुअली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देख लिया आपने, सी सी डैश अपॉन डी डी डैश, ये स्ट्रेन है माय डियर, ठीक है। ये किसका मान है? स्ट्रेन का मान है। अब अगर मैं इसके स्ट्रेस की बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं इसमें स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहां पे? अगर मैं आपसे स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस, अगर इस पर कोई फोर्स T लग रहा है और इसका जो एरिया है वो L लेंथ है, तो हाइट भी L हो जाएगी, ये भी लेंथ L हो जाएगी, लेंथ विड्थ हाइट सब के सब L हो जाएगी ना, तो ये L स्क्वायर है ना, ठीक है। अब इसकी सॉरी फिर तो फोर्स है T, इसका स्ट्रेस इंटेंसिटी यहाँ पे लिया जाएगा ना डियर, यहाँ पे क्या लिया जाएगा? इसका स्ट्रेस इंटेंसिटी लिया जाएगा। अब स्ट्रेस इंटेंसिटी, ठीक है, स्ट्रेस इंटेंसिटी से अगर P आ रही है तो यहाँ पे हम लोग P ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया माय डियर शेयर स्ट्रेन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं माय डियर, जिसकी हम बात करते हैं आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पे इसको हम लोग ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये क्यूब लिया था, है ना, मैंने आपके सामने ये क्यूब लिया था, ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, एक मिनट, ये आपका सॉरी, ये आपका मैंने ले लिया, है ना, ये आपका क्या हो गया माय डियर? क्यूब हो गया, ठीक। अगर इसमें क्या है माय डियर कि वॉल्यूमेट्रिक, अब इसमें थ्री डायमेंशन में ले जा रहा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, एक स्ट्रेन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेन हो रहा है इसमें, और जेड डायरेक्शन में भी जा रहा है, जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेन हो रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा। तो इस तरह के स्ट्रेन को बोलते हैं अपन लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो सारे कंसेप्ट यहां पे आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे कुछ यहां पर क्वेश्चंस ले रहा हूं, जिससे आपको और भी फायदा हो जाए, हेल्पफुल हो जाए आपके लिए, ठीक है। कुछ मैंने आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरे को आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बताना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, अभी मेरे को आपको इलास्टिक लिमिट बताना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना पड़ेगा, तब मैं आपको क्वेश्चन पे ले जा सकता हूं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करने का, इलास्टिक लिमिट जिसे कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिक लिमिट। एक चीज और इसको कहते हैं माय डियर, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन इलास्टिक लिमिट भी बताने से पहले मुझे आपको एक चीज बताना पड़ेगा, इलास्टिसिटी बताना पड़ेगा, ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं भी रोक देता हूं, पहले मैं आपको इलास्टिसिटी बता देता हूं। इलास्टिसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं माय डियर? प्रत्यास्थता। होता क्या है माय डियर कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अगर
जब तक उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जैसे आप फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, वो प्रॉपर्टी, वो पदार्थ की या बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। और इस लिमिट पर, इस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, उस स्ट्रेस पे, जितने स्ट्रेस तक वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड रीगेन करने का कैपेसिटी रखता है माय डियर, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है? व्हेन a load is applied on a body, a load is applied on a body, on a body, the body gets deformed, उसमें डिफॉर्मेशन शुरू होने लगता है, गेट्स डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस, है ना, डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस। फोन को थोड़ा मैं साइलेंट कर लेता हूं माय डियर, क्योंकि बार बार फोन आ जा रहा है, अभी क्लास के बाद बात करते हैं। द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर स्ट्रेस एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर removal of load, the body having tendency, the body having tendency to regain its primary position, this tendency of body is called elasticity. This tendency of body, this tendency of body called elasticity, इलास्टिसिटी, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं माय डियर, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, एक लिमिट तक होता है, अगर उस लिमिट के बाद आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो उसमें वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट हो जाएगा, डिफॉर्म्ड गेट्स टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, गेट्स अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, यहां मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, गेट्स टेम्परेरी डिफॉर्म, टेम्परेरी deform under stress and after removal of load, that the body having tendency to regain its primary position, this tendency of body called elasticity, इसको क्या कहते हैं माय डियर? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहां पे क्या है? कॉल्ड इलास्टिसिटी माय डियर, तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी हो जाती है, एंड दिस tendency exists, and this tendency of body exists at a limit of stress. After beyonding this limit, after beyonding this limit, the deformation is permanent, the deformation gets permanent and body may lose this tendency, ठीक है, and body loses this capacity या tendency, capacity और tendency, this limit called elastic limit। तो इसमें elastic limit भी मैंने आपको बता दिया, this limit of stress, this
limit of stress called इलास्टिक लिमिट। क्या हो जाता है माय डियर? इलास्टिक लिमिट हो जाता है, एंड द डिफॉर्मेशन गेट्स प्लास्टिक, एंड द डिफॉर्मेशन and property is plastic, and property of body enters in plasticity, ठीक है, इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। ये चीजें आ जाती है। प्लास्टिक स्टेट आप सभी जानते हैं, प्लास्टिसिटी, कि वो उसमें डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली हो गया, अब वो वापस से लोड को रिमूव करने पे वो वापस से अपनी प्राइमरी पोजीशन रीगेन नहीं कर। तो ये जब परमानेंटली डिफॉर्मेशन है, लेकिन विदाउट फ्रैक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड टेम्परेरी डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा आपके लिए, डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर, मतलब डिफॉर्म तो होता है बट फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए उसमें अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ठीक है। और तो इलास्टिक लिमिट आपको यहां पे क्लियर हो गई चीजें। इलास्टिक लिमिट के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं कि इलास्टिक लिमिट का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जी हाँ, इलास्टिक लिमिट का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मैं इलास्टिक लिमिट की बात करूं यहां पर आपसे, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट को जनरली कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या हो जाता है कि द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द ultimate stress value which ठीक है, इलास्टिक लिमिट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू ऑफ बॉडी अंडर इलास्टिसिटी अल्टीमेट या मैक्सिमम कह सकते हो आप इसको एक तरह से, ठीक है, अंडर इलास्टिसिटी which body can bear, ठीक है, called इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब ये चीज हो गई इलास्टिक लिमिट, है ना, कि जिस स्ट्रेस पे वो बियर कर लेता है माय डियर, ठीक है, ओके। अब यहां पे आपको बता दें कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, क्योंकि इन सभी पॉइंट और डिस्कस किया हम क्वेश्चन पे नहीं आ सकते, ठीक है। दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है माय डियर, ठीक है। इन 1678 1678 में, इन 1678 रॉबर्ट हुक gives a law for elastic bodies, which relate related to
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल्ड इलास्टिक लिमिट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल्ड इलास्टिक हुक्स लॉ, कॉल्ड हुक्स लॉ, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि एक लिमिट तक, एक स्ट्रेस के एक लिमिट तक ही बॉडी इलास्टिक बिहेवियर कर सकती है। उस स्ट्रेस से जैसे ही आप वो वैल्यू इंक्रीज करेंगे तुरंत उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा और वो अपने प्लास्टिक जोन में एंटर कर जाएगी, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन हो वो परमानेंटली हो। तो इस जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो उसमें स्ट्रेन भी तो बढ़ता जाएगा। आपने यहाँ पे देखा था, इसमें स्ट्रेन भी तो बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे देखिए स्ट्रेन का मान बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो अच्छा एक चीज इसमें और देखिए, जैसे हम सी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं ये स्ट्रेन का मान कम होता जा रहा है, ये फाई का मान, फाई इज द स्ट्रेन, तो ये फाई कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होता जाता है। जैसे जैसे ए से दूर जाते जाते हैं सी की तरफ वैसे स्ट्रेन का मान बढ़ता जाता है, जैसे इधर की तरफ उसी तरह से यहाँ भी डी से बी की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेन का मान कम होता जाता है। तो बात क्या है कि हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन भी बॉडी में बढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, व्हिच स्टेट्स जो कहता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, अब इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें स्ट्रेन का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वही कब तक, अंडर इलास्टिसिटी, अंडर इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी, स्ट्रेस जो होता है माय डियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस कह सकते हैं हम लोग। स्ट्रेन इज, इसमें दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। मतलब क्या है, मतलब कहने का यह है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप है माय डियर। क्या है, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कुछ क्लियर हुआ? मतलब इनका कहने का क्या है, मतलब इनका कहने का क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, यानी कि स्ट्रेस का अगर मैं मान क्या ले लूं, स्ट्रेस का मान अगर मैं डेल ले लूं या पी ले लूं, चलिए मैं स्ट्रेस का मान पी ले लेता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई के हो जाता है। ठीक है, या स्ट्रेस का मान अगर मैं ई पी ले लिया आपने या डेल ले लें अगर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल आता है। तो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल सिंपल साइन को हटाएंगे तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट यहां पे लगेगा इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, इनटू स्ट्रेन हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, उस कांस्टेंट को मैं यहां पर P मान लू, E मान लेता हूं, कांस्टेंट को E मान लेते हैं और स्ट्रेन को E मान लेते हैं। तो यहां से क्या होगा कि E बराबर जो हो जाएगा वो P अपॉन E हो जाएगा, P अपॉन E हो जाएगा माय डियर। ठीक है, P अपॉन E, क्योंकि E की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, E तो यूनिटलेस होता है, तो E की, और इसको क्या बोलते हैं जो कैपिटल E है, इसी को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं या इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं या हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, हुक्स
कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं माय डियर, हुक्स कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहां पे क्या है कि प्रेशर इंटेंसिटी, ये हो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, निल होती है, तो यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट ऑफ ई क्या हो गई माय डियर, जो यूनिट होगी आपकी किसकी, स्ट्रेस की, यूनिट ऑफ ई जो होगा वो यूनिट ऑफ स्ट्रेस होगा। अगर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में है तो अच्छा, ये डिपेंड करता है भाई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको इलास्टिक लिमिट या हुक्स कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस या इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट माय डियर, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आपने देखा, ये हम लोगों की बात हो गई स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, जो कि हुक्स लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेरे को अगर इलास्टिक लिमिट चाहिए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर मेरे को मान पता है, इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू आपको पता, तीसरा आप निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस आपको मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया से, स्ट्रेन भी आपको मैंने निकालने का तरीका बता दिया है, सब सारा का सारा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई माय डियर इलास्टिक लिमिट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, अब इलास्टिसिटी कांस्टेंट के कुछ टाइप्स हैं माय डियर, जी हाँ, इलास्टिसिटी कांस्टेंट के कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट। देखिए, जो पहला है उसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, या इलास्टिसिटी कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल ई से अपन लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कि क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक। दूसरा जो होता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको, सेकेंड जो आप देखेंगे उसको बोलते हैं माय डियर शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये शियर में काम करता है, आपको मैं बता दूं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बराबर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बराबर हो जाता है आपका यहाँ पे, सॉरी, जी बराबर आपका हो जाता है यहाँ पर, अगर कोई क्यू शियर स्ट्रेस का मान लग रहा है और उसमें स्ट्रेन का मान फाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये शियर वाले को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे माय डियर, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस, इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं माय डियर। थर्ड वाले को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर। इसका क्या होता है कि अगर कोई शियर फोर्स लग रहा है, कोई स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, और उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी आ रहा है, और उस पर शेयर फोर्स कोई लग रहा है या फोर्स लग रहा है, मैं उसको चलिए पी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा बल्क मॉडुलस ये हो जाएगा, ठीक है। ई जी के ये सारे इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है माय डियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माय डियर कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आपको जानना जरूरी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जी हाँ, तो सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वी आर गोइंग टू स्टडीज सम
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, some mechanical properties of material, that is very important. देखिए, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज करें, जिस टाइप का पदार्थ यूज करें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे उसके मुताबिक हो। ठीक है, अब पता चला हमें फ्लेक्सिबल टाइप का मटेरियल चाहिए और हमने एकदम हार्ड टाइप का ले लिया, तो उससे हमारा पर्पस तो सॉल्व होगा नहीं। पता चले हमें हार्ड टाइप का मटेरियल चाहिए, हमने एकदम स्मूथ फ्लेक्सिबल टाइप का मटेरियल ले लिया, तो उससे हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होगा ना। ठीक है, पता चला जहां जरूरत है वहां कांच की, वहां हमने यूज किया रबड़, जहां जरूरत है रबड़ की वहां हमने कांच यूज किया, तो इस तरह से नहीं सॉल्व हो सकता। हमारी रिक्वायरमेंट है कि जिस पर्पस में हम उसको सॉल्व यूज कर रहे हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए, वो फ्रूटफुल होना चाहिए हमारे लिए, है ना। कि हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी लगभग अलग, भाई लकड़ी है, कांच है, टिन है, तांबा है, कॉपर है, स्टील है, सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, सारी चीजें होती हैं, सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ में डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाता है, कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रिटल होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, तो सबकी अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंथ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या बताता है, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है। तो सामर्थ्य क्या होता है मैटर कि कितना फोर्स या कितना वो प्रेशर बियर कर सकता है विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फेल्योर। ठीक है, कितना वो स्ट्रेस का मान, कितना फोर्स का मान, इट इज द कैपेसिटी ऑफ, इट इज द कैपेसिटी ऑफ, it is the capacity of material to bear, है ना, to bear the force या pressure, the force या stress, ठीक है, force या stress without fracture और failure, माय डियर। ठीक है, तो कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है, मतलब 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर स्ट्रेस बेयर कर सकता है, वो उसके जस्ट बाद वो फेल कर जाता है, क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ है 30 किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर। ठीक, स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ के बाद कुछ प्रॉपर्टीज और आती हैं माय डियर। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। ठीक है, स्ट्रेंथ के बाद और क्या हो सकता है आपके लिए, है ना। स्ट्रेंथ के बाद एक हार्डनेस आपको मिलेगा। ठीक, हार्डनेस क्या है माय डियर, हार्डनेस का क्या सीन है कि this is the resistance, it is the resistance against, it is the resistance of material, it is the resistance of material against cut, scratch। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, और जनरली हार्डनेस को हम चेक करते हैं एंड चेक फ्रॉम, हार्डनेस कैन चेक फ्रॉम, हार्डनेस कैन चेक बाय ब्रिनेल टेस्ट। हार्डनेस को चेक करने का कौन सा टेस्ट करते हैं, ब्रिनेल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप खुरच रहे हैं, काट रहे हैं, कट, स्क्रैच, फ्रिक्शन, रगड़ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो कितना रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर रहा है, हार्डनेस। दिस इज द हार्डनेस। स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया माय डियर। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया मैलेबिलिटी, मैं ले सकता हूं, मैलेबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है,
मेलेबिलिटी क्या होता है माय डियर, ठीक है। मेलेबिलिटी का क्या सीन है कि जब हम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट कैन इट कैन कंप्रेस इनटू थिन शीट्स, इससे इसको दबाते हुए इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट फ्रैक्चर और फेल्योर, ठीक है। it is the property of it is the property it is the property of material it is the property of material through which the material can transform into thin sheets without fracture or failure, without fracture or failure, ठीक है। जैसे किसी मेटेरियल का कि उसको पतली चादर के रूप में उसको बेलित करके बनाया जा सके, दैट इज द मैलेबिलिटी। स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, मैलेबिलिटी हो गया माय डियर, ठीक है। और प्रॉपर्टीज कुछ लेते हैं हम, मैलेबिलिटी हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज को बताता है माय डियर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि आप उसको बेंड करके एक आर्च के रूप में, एक आर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थ्रू विच the material can transform into arches, ठीक है। आर्चेस वगैरह में, डॉट वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है बेंड करके, है ना। टेनेसिटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या चीज है, अभी आएगा डक्टिलिटी, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसिटी उसको ताना, मतलब उसको खींचा कितना जा सकता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थ्रू विच that offers resistance against tensile forces, against tensile stresses, ठीक। डक्टिलिटी, मटेरियल बोलते हैं ना कितना डक्टाइल है, डक्टिलिटी क्या है हमारे लिए, डक्टिलिटी बोलते हैं ना कितना डक्टाइल मटेरियल है। डक्टिलिटी का क्या सीन है कि इसके अंतर्गत हम मटेरियल को खींच करके लंबे तार के रूप में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका थिन वायर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल through which it can transform into thin wires, जिससे हम इसको पतले तारों के रूप में बदल सकें। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डक्टिलिटी हो गया, ये हो गया, टेनेसिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया,
मशीनेबिलिटी, एक होती है प्रॉपर्टी मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी, ठीक है। मशीनेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिससे और जो हमारा मटेरियल है उसको कटिंग टूल से, टूल्स वगैरह से हम उसको डिजायर्ड शेप साइज में कन्वर्ट कर सकें। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू चेंज इन डिजायर्ड, टू चेंज इन डिजायर्ड shape and size, shape and size through using cutting tools या tools वगैरह, cutting tools एक्सेट्रा, ठीक है, कटिंग टूल्स या टूल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी माय डियर, और भी अगर कुछ प्रॉपर्टी छूटी होगी मिसिंग तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद दिला देना। अब आगे बात करते हैं माय डियर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, फटाफट उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेडी किया था, उन क्वेश्चन को फटाफट अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ स्टील बार, एक स्टील बार का डायमीटर और लेंथ है आर 30 mm एंड 1 मीटर, 30 mm डायमीटर और 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, बियर्स अ लोड ऑफ 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन का लोड बियर करता है। डिटरमाइन द इलोंगेशन इन बार ऑफ इफ यंग्स मॉडुलस ई बराबर 0.2, सॉरी 0.2 नहीं है, ये 2 है, 2 × 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको अब मेरे को सॉल्व करना, फटाफट चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। डायमीटर एंड लेंथ, देखिए डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर ऑफ बार कितना दिया है भाई साहब, डायमीटर को हम चलिए डी मान लेते हैं, कितना दिया है 30 mm, देखिए यूनिट का ध्यान रखना है मेरे को, अपने को 1 मीटर एंड लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, लेंथ को मैं चलिए L ले लेता हूं, कितना है भाई साहब, लेंथ ऑफ बार 1 मीटर है। अच्छा देखिए 1 मीटर है, यहाँ mm है, तो मैं इसको तुरंत क्या करूंगा, mm में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 1000। यूनिट का ध्यान रखना है, सारा खेल यूनिट का है, ठीक है। बीयर से लोड ऑफ 7500 न्यूटन, लोड कितना है भाई साहब, लोड चलिए मैं इसको F मान लेता हूं, कितना है 7500 न्यूटन का है। डिटरमाइन द इलोंगेशन एंड यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है, E का मान दे रखा है 2 × 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये 2 है, 0.2 नहीं लेंगे उसको, 2 ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ जाइए, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को अगर इलोंगेशन इन बार यंग्स मॉडुलस, आप सभी जानते हैं यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अगर मेरे पास P होगा और स्ट्रेन चूंकि बार है तो इलोंगेशन होगा इसमें, तो इसमें लंबाई परिवर्तन डेल L अपॉन प्राइमरी लेंथ डेल L, ठीक है। अब डेल L मेरे को पता करना। अच्छा P आप सभी जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे डेल L अपॉन L हो जाएगा माय डियर। एरिया हम मेरे को कैसे मिलेगा, यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है, एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया π/4 d बोले तो 30 mm, तो 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आफ्टर ऑल हो गया π/4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 में 100, ठीक है, 900 हो गया, इस तरह से ये हो गया। अब एरिया मिल गया हमें, एरिया और फोर्स आपके पास ये ही है, गिवन है, तो अब हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर स्ट्रेस का मान मिल जाएगा। देखिए सारी चीजें यहाँ पे हैं, आपका यंग्स मॉडुलस भी है, आपका यंग्स मॉडुलस मेरे पास कितना है 2 × 10⁶, हम सभी जानते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला गई E बराबर P अपॉन स्ट्रेन, तो E बराबर कितना हमारे पास 2 × 10⁶, और P मेरे पास कितना F अपॉन है, F मेरे पास 7500 है, और A कितना है मेरे पास भाई साहब, A देखिए कितना है, A अभी मैंने निकाला π/4 × 900, तो पाई और 4 ऊपर चला आएगा इंटू 900। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डेल L अपॉन L, डेल L मेरे को चाहिए, तो डेल L मेरे पास नहीं है, L क्या है अपॉन L, अब L ऊपर चला आएगा, डेल L अपॉन L
स्ट्रेन की जगह डेल एल अपॉन एल लिखेंगे तो डेल एल नीचे रहेगा, एल आपका घूम के ऊपर चला जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1000, दिस इज 1000। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूं जिससे आपको ये क्लियर है। अब यहां पे देखिए सारी चीज मेरे पास है, मेरे को केवल डेल एल चाहिए तो डेल एल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल एल यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मैं घूम के इधर आ गया, आप देखिए डेल एल मेरे को मिल जाएगा, इलोंगेशन मेरे को चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 7500 इंटू 4 इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू 900 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां से जो डेल एल की वैल्यू होगी, आज यार मैं कैलकुलेटर नहीं लेके आया मेरे भाई, ठीक है, तो मोबाइल से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो ओके माय डियर, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, यहां से डेल एल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मेरे को चाहिए था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अब हम लोग नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई होप वीडियो काफी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, इसलिए मैं अब यहीं पर आपको रेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपका ये यूट्यूब फैमिली बड़ी हो जाए। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।